बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, आपके जहन में शायद अपने हमसाये का, अपने किसी कारोबारी हरीफ का या फिर अपने किसी अजनबी गैर रिश्तेदार शख्स का नाम आए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका जो सबसे ख़तरनाक खुफिया दुश्मन है वो आपका सबसे करीबी रिश्ता ही है, तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार आपका खुफिया दुश्मन कैसे हो सकता है, और आपका जितना करीबी ताल्लुक़ होगा उतना ही बड़ा आपका वो खुफिया दुश्मन है। तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। आपके खुफिया दुश्मन सीरीज़ के नाम से जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसका ये एक नेक्स्ट मरहला है, नेक्स्ट एपिसोड है। आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे बड़े खुफिया दुश्मन जो आपका करीबी रिश्ता है उसके बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा जो मौसर और ज़रूरी प्लेटफार्म है वो है अदालतें। अदालतों में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, अगर हम उनका तज्ज़िया करें, उनका मुशाहदा करें, तो हमारे इल्म में ये आता है कि तकरीबन 100% चंद इक्का दुक्का केसेस के अलावा 100% केसेस रिश्तेदारों के माबैन हैं, जायदाद के हवाले से, लेन देन के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से या लड़ाई झगड़ों के हवाले से। सारे के सारे केसेस करीबी रिश्तेदार हैं। सगे बहन भाई हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, मामू हो सकता है, चाचू हो सकता है, फूफो हो सकती है, लेकिन अक्सरियत जो केसों की है वो रिश्तेदारों के माबैन ही चल रही है। ये इस चीज़ का बड़ा जीता जागता सबूत है कि आपके मसाइल जो हैं वो किसी अजनबी शख्स के साथ नहीं है। आपके जो हरीफ हैं वो आपके गैर रिश्तेदार लोग नहीं हैं, बल्कि वो आपके रिश्तेदार लोग हैं। आपके रिश्तेदार ही आपके सबसे करीबी दुश्मन हैं और सबसे बड़े खुफिया दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि ये खुले दुश्मन नहीं होते रिश्तेदार। ये बड़े खामोश तरीके से, बड़े खुफिया तरीके से आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते रहते हैं। तमाम तर तफसीलात आपके साथ आइंदा वीडियो में हम शेयर करेंगे। बताएंगे आपको कि कौन सा आपका रिश्तेदार सबसे ज़्यादा आपका जो खुफिया दुश्मन बन सकता है और उससे बचने के लिए आपको कौन कौन सी एहतियातें करनी हैं। अगर आप सीधा सा सवाल पूछें कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो सबसे बड़ा खुफिया दुश्मन है, तो उसका सादा जवाब ये होगा, एक बतौर एक वकील और बतौर एक आम शहरी जिसने 12-15 साल से अदालतों में केसेस को ऑब्ज़र्व किया है, केसेस लड़े हैं, और 12-15 साल के तजर्बे के बाद जो मैं आपको जवाब दूंगा वो जवाब ये होगा कि हर वो करीबी रिश्ता आपका खुफिया दुश्मन है जितना वो आपके करीब है, जितना आपके उसके साथ लेन देन है, जितना आपके उसके साथ जायदाद के सांझ है, जायदाद की जितना आप उस पर एतमाद करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं, वो उतना ही बड़ा आपका खुफिया दुश्मन है। वो आपकी बीवी से लेकर आपके सगे भाई बहन से लेकर आपके कज़न, आपके चाचे मामे, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है। जो भी रिश्ता आपका करीबी है, जिसके साथ आपकी माली लेन देन की सांझ है, जायदाद की सांझ है, और आप उस पर आंखें बंद करके एतमाद कर रहे हैं, वही शख्स आपका सबसे बड़ा खुफिया दुश्मन है। अब इस खुफिया दुश्मन से बचेंगे कैसे? बड़ा सादा सा और बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जब आप किसी अजनबी शख्स के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, आप उससे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या माली तौर पर लेन देन करते हैं या किसी भी तरह का दीगर मामला करते हैं, जैसे आप उसके साथ मामला करते हैं बिल्कुल उसी तरह इस रिश्तेदार के साथ भी करें। जब आप कहते हैं ये तो अपना ही बंदा है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरा कज़न है, ये तो मेरा चाचू है, मेरा मामू है, इससे क्या लिखत पढ़ करनी, इससे क्या एहतियात करनी, ठीक है जो कह रहा है ज़बानी कलामी बात हो गई है, ठीक है, बाद में फिर अदालतों में आप जलील होते फिरते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक अजनबी के साथ मामला डील किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह रिश्तेदार के साथ करें। खुलकर बात करें, भाई ठीक है, ताल्लुक़, रिश्तेदारी, एतमाद अपनी जगह पर सब बेहतरीन है, सब ठीक है, लेकिन चूँकि ये एक शरई हुक्म भी है और ये दुनियादारी का मामला है, क्या पता कल को मैं ना रहूँ, तुम ना रहो, तो बेहतर हम इसको तहरीरी शक्ल में, लीगल शक्ल में, जिस तरह कानून कहता है, इसको प्रॉपर तरीके से करें ताकि कल को कोई बहाम पैदा ना हो, कल को कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन ना बने और हर चीज़ एक कानून के मुताबिक आगे चले, तो फिर आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
लेकिन अगर आप ये एहतियात नहीं करेंगे, आप अंधा एतमाद करेंगे, तो आप अपनी कब्र भी निकालेंगे, अपनी आने वाली नस्लों की कब्र भी निकालेंगे, और आप उनके लिए वो वाले मसाइल छोड़ कर जाएंगे जिसमें उनका कसूर ही कोई नहीं है, और बदकिस्मती से आप विरासत में उनको ये चीज़ें देकर जाएंगे जो उनकी वक़्त भी ज़ाया करेंगी, जो उनका माल भी ज़ाया करेंगी, और जो उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देंगी। क्या हर रिश्तेदार पर शक करना चाहिए? याद रखें, शक करना और चीज़ होती है, एहतियात और चीज़ होती है। अगर आप एहतियात कर रहे हैं, कानूनी तौर पर एहतियात कर रहे हैं, मामलात करते हुए जायदाद के, लेन देन के, कारोबार के, कर्ज के, तो आप शक नहीं कर रहे, आप एहतियात कर रहे हैं। आप इन दो चीज़ों को इकट्ठे ना जोड़ें। शक एक अलहदा चीज़ है, एहतियात एक अलहदा चीज़ है। अगर आप एहतियात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्तेदार पर शक कर रहे हैं, सिर्फ एहतियात करें। बेहतर यह है कि जब कोई बड़ा फ़ैसला करने लगते हैं तो किसी समझदार वकील से मुशावरत ज़रूर कर लें, और उसकी ज़ेर निगरानी, उसकी मुशावरत से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं, और लीगल प्रोसीजर हमेशा अख्तियार करें। ये आपका अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर आपका एहसान होगा। मेरा मानना यह है, केस का फ़ैसला तो हो जाता है, आप ना केस हारते हैं ना जीतते हैं। केस का जब फैसला होता है, एक फ्रीक हारता है, एक जीत जाता है। अगर आप हार गए हैं तो असल में आप केस नहीं हारे, या अगर आप जीत गए हैं तो आप केस नहीं जीते। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि आप हमेशा हारते हैं। जब दो रिश्तेदार, दो भाई, दो बहन भाई, चाचे मामे, कज़न आपस में लिटिगेशन करते हैं, केसेस उनके चलते हैं, तो उनमें से कोई भी फ्री केस नहीं जीतता। मेरा नुक्ता नज़र यह है, वो दोनों फ्री हार जाते हैं। केस तो जीत लिए जाते हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए हार दिए जाते हैं। सारी सारी ज़िंदगी, कई कई नस्लों तक फिर वो रिश्तेदारी वो बहाल नहीं होती, वो इत्मीनान बहाल नहीं होता, एक दूसरे के साथ उस तरह मेल मिलाप नहीं होता, एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते, नफ़रत एक दूसरे के दिलों में पैदा हो जाती है। माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपना ख़ानदान बिखरता हुआ देखते हैं, अब सब कुछ हार जाते हैं। फैमिली केसेस जो अदालतों में चलते हैं, जिसमें जायदाद के डिस्प्यूट हैं, लेन देन के डिस्प्यूट हैं, या फिर फैमिली लिटिगेशन ही है, जैसे कि नानो नुस्खा वगैरह, डाइवोर्स वगैरह के केसेस, इन सब केसेस में हमेशा दोनों फ्रीकन हारते हैं। मेरे नुक्ता नज़र से आप सब कुछ हार जाते हैं। हालांकि एक फ्रीक जीतकर खुशी मनाता है कि हमने जीत लिया, लेकिन आपने रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए हार दिया, आपने हमेशा हमेशा के लिए एतमाद हार दिया। इसमें कोई शक नहीं है, रिश्ते एतमाद से बनते हैं, लेकिन एतमाद को कानूनी तौर पर और दस्तावेजी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना बड़ा ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।